4 नंबर की प्रश्नावली आपके और 4 नंबर का सवाल आने वाला है। प्रश्नावली भी चौथी है, ठीक है, चौथी प्रश्नावली है, 4 अंक की और 4 अंक का ही सवाल आने वाला बोर्ड में अथवा में आने वाला है। अब इन सवालों को करते हैं हल। सवाल कैसे है कैसे नहीं इनको देखते हैं, सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। समीकरण दे रखा है 3x² माइनस 2x प्लस 3 1/3, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक है तो नहीं ज्ञात करो। देखो बेटा, मॉडल पेपर के अनुसार ये प्रश्नावली 4 अंक की है। हो सकता है कि ये प्रश्नावली आपके 1-1 नंबर और 2-2 नंबर की हो जाए एग्जाम के अंदर, क्योंकि अगर तीसरी प्रश्नावली से अगर ग्राफ आया तो ये प्रश्नावली छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगी। अगर आप ये प्रश्न आराम से समझते हो तो आपके कोई भी छोटे छोटे सवाल आए तो आप कर सकते हो। चलो, इस सवाल में क्या करना है बेटा, विविध कर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, विविध कर ज्ञात करना है। फिर क्या ज्ञात करनी, मूलों की प्रकृति, और अगर मूल वास्तविक है तो मूल को ज्ञात भी करना है। चलो सवाल को करते हैं शुरू। सवाल के अंदर दे रखा है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। बट्टे में जो संख्या दे रखी है उनको आप सभी से गुणा कर लो। बट्टे में क्या है बेटा, 3 है, तो 3 को आप इनसे गुणा कर लो, 3 को आप इससे गुणा कर लो और 3 को आप इससे गुणा कर लो और 3 को इससे भी गुणा करना है बेटा। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 3 को 3 से गुणा किया 9x², 3 दूनी कितना हो गया प्लस 1 का, और 3 को 0 से गुणा किया तो 0। हमें ज्ञात करने बेटा विविध कर। पहले क्या ज्ञात करना है, विविध कर। तो मानक समीकरण लेंगे हम, क्या लेंगे, मानक समीकरण लेंगे। मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, यहां से अगर a का मान देखेंगे तो a का मान बेटा आएगा 9, b का मान आएगा -6 और c का मान क्या आएगा, 1 आएगा। अब विविध कर ज्ञात करने के लिए बेटा हमें ज्ञात करना पड़ेगा कैपिटल डी। विविध कर को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल डी से, और ये होता है बेटा b² माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो डी का डी, बी का मान कितना है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 9 और सी का मान कितना है 1। चलो, -6 का स्क्वायर हो जाएगा -6 -6 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और 6 को 6 से गुणा किया तो 36, और 9 चौक कितने हो गए 36। डी का मान बेटा आ गया 0। डी का मान आपके पास क्या आया है, 0 आया है। डी का मान 0 आया, इसका मतलब मूल जो है, मूल जो है, देखो ये तो विविध कर है बेटा, ये तो विविध कर का मान कितना आया 0, ये तो विविध कर क्या लिखोगे आप 0 आया। अब अगला सवाल है मूलों की प्रकृति, और जब डी बराबर 0 आता है तो मूल बेटा होते हैं वास्तविक व बराबर। वास्तविक व क्या होते हैं, बराबर। वास्तविक व बराबर होते हैं बेटा। ये आ गई मूलों की प्रकृति आपकी, ये क्या होगी, मूलों की प्रकृति, ठीक है, ये आपके मूलों की प्रकृति, ये क्या आपके मूलों की प्रकृति, और ये है विविध कर। अगर मान लो डी प्लस का आता है बेटा, डी किसका आता, प्लस का, मतलब 0 से बड़ा आता है डी का मान, तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होते हैं। मूल कैसे होते हैं, वास्तविक व भिन्न भिन्न, ध्यान रखना। और अगर डी का मान 0 आ गया है तो मूल बराबर वास्तविक, और डी का मान अगर 0 से छोटा आ जाता है, मतलब माइनस में आता है, तो मूल काल्पनिक होते हैं। मूल कैसे होते हैं बेटा, काल्पनिक। चलो, इन 3 चीजों का ध्यान रखना मूलों की प्रकृति के लिए। आगे ये कह रहा है यदि वास्तविक हो तो बेटा मूल वास्तविक है, तो उन्हें आगे ज्ञात करना है, तो हम लगाएंगे बेटा द्विघात सूत्र। क्या लगाएंगे, द्विघात सूत्र लगाएंगे। द्विघात सूत्र जो है वो आपका x बराबर है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका द्विघात सूत्र है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा, माइनस, b का मान क्या है, b का मान है -6, b का मान क्या है -6, प्लस माइनस का प्लस माइनस, और b² माइनस 4ac को हमने हल किया है, जिसका मान क्या है अपने पास 0 आया। क्या आया है 0 बट्टा 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान है आपके पास 9। क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0, और 9 दूनी 18। बेटा एक बार लेंगे प्लस लेने पर, एक बार क्या लेंगे
माइनस लेने पर, तो प्लस लेंगे तो 6 और 0 कितना हो जाएगा 6/18, इन्हें काटोगे तो बेटा आएगा 1/3, और 0 घटाओगे तो x बराबर क्या आएगा 6/18 ही आएगा, और 6 में 6 का भाग 1 बार, 18 में 3 बार। देखो दोनों मूल क्या है बराबर आए, मूल क्या है बराबर। हमने पहले से पता लगा लिया था कि मूल कैसे होंगे वास्तविक और बराबर। तो ये इस प्रकार का सवाल है। इसके अंदर बेटा छोटे सवाल बनते हैं, सिर्फ विविध कर पूछे तो ये, प्रकृति पूछे तो विविध कर ज्ञात करके ये लिखना, और मूल ज्ञात करने का कहे तो सूत्र लगा के मूलों को ज्ञात करना। ये द्विघात सूत्र है, और इसको बेटा श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र, ठीक है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला है। चलो अगला सवाल करते हैं, तब तक इसको एक बार नोट करो आराम से, सवाल को समझो कैसे हुआ। अन्य संख्या बदल कर भी देखो कि परीक्षा में जरूरी नहीं है कि ये संख्या है, दूसरी संख्या भी आ सकती है। 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के व्यास के 2 अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर कितना हो 7 हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना होगा। बेटा सवाल को आराम से पढ़ना है, आराम से समझना है क्या कह रहा है सवाल, इसको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। ये कह रहा है 13 मीटर व्यास वाला कोई वर्ताकार पार्क है जिसका व्यास कितना है 13 मीटर। चलो मैं एक वृत्त बना देता हूं जिसका व्यास है ये बेटा 13 मीटर। कितने मीटर व्यास है ये 13 मीटर व्यास है। चलो अब ये कह रहा है 13 मीटर व्यास वाले वर्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर, इस परिसीमा के एक बिंदु, कोई भी एक बिंदु लो, मान लो ये बिंदु ये ले लिया मैंने, ये वाला ये बिंदु ले लिया मैंने, ठीक है। परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। यहाँ पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि व्यास के 2 अंत बिंदु, व्यास के 2 अंत बिंदु, एक तो है ए और दूसरा कौन सा है बी। ए और बी फाटकों के बीच इस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरियों का अंतर कितना हो 4 मीटर हो। मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, इन दोनों दूरियों का अंतर कितना हो 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना पड़ेगा। बेटा देखो ध्यान से समझना, इन दोनों का अंतर कितना है 7। जैसे मान लो ये अगर मान लो 2 है तो ये कितनी हुई 9, अंतर 7 हुआ कि नहीं हुआ। ये 3 है तो ये कितनी हुई 10, अंतर 7 हुआ कि नहीं हुआ। मान लो अगर इसको x मानू बेटा, मैं इसको क्या मानू x, तो ये क्या होगा x + 7 होगा कि नहीं होगा। भाई 2 में क्या जोड़ूंगा 9 आएंगे, 2 में 7 जोड़ूंगा तो अंतर 7 है। अगर मान लो इसको x मानू, मैं इसको क्या मानू x, तो इसको क्या मानना पड़ेगा बेटा x - 7। यानी आप इसको अगर x मानते हो तो इसको x + 7 मानो, और इसको x मानते हो तो इसको x - 7 मानो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं बेटा x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं x + 7 क्या मान लेते हैं। और आपको पता है कि बेटा ये व्यास है, ये क्या आपका व्यास, तो ये व्यास है, इसका मतलब अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा कैसा होता है समकोण। यानी कितने डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब इस त्रिभुज के अंदर लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। और इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम, इस बिंदु का नाम दे देते हैं पी बिंदु दे देते हैं। तो माना एपी बराबर x, तो आपकी जो बीपी है बीपी हो जाएगी आपकी बेटा x + 7। क्या हो गया x + 7, और इसको x मानोगे तो ये बेटा x - 7 हो जाएगा। आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बेटा आपके एपी दे रखी है 13 मीटर, कितनी दे रखी है 13 मीटर। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय। एबीपी कौन सा त्रिभुज है एपीबी में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपका ये आधार मान लो AP² + BP² बराबर हो जाएगा आपका AB², यानी आधार स्क्वायर + लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। चलो मान लगाते हैं एपी का मान कितना है x है, x का क्या करना है स्क्वायर। बीपी का मान कितना है x + 7 है, इसका भी क्या कर लेते हैं, और ये कितना है 13 का क्या करते हैं स्क्वायर। x का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ लगेगी बेटा सरसमी का, पहले आपको इसका स्क्वायर करना है x²
फिर 2 को 7 से गुणा किया 14, 14 को x से गुणा किया 14x, और फिर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 13 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है 169। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे प्लस 14x प्लस 49, और 169 इधर आएंगे तो माइनस के 169, बराबर क्या बचा बेटा 0 बचा। 2x स्क्वायर का प्लस 14x का, और 169 में से 49 जाएंगे, पीछे बचेंगे 120, बराबर क्या है 0। अब आप देखोगे तो तीनों में किसका भाग जा रहा है, तीनों में जा रहा है 2 का भाग, तीनों में किसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है। यहाँ आगे मैं यहाँ करवा देता हूँ, तीनों में किसका भाग जा रहा है 2 का। इसमें गया बेटा 1 बार, इसमें गया 7 बार, और इसमें गया 60 बार। गुणा करने पर 60, गुणा करने पर 60 और घटाने पर है 7, तो 12 पंजे 60, और 12 में से 5 गए 7, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर संख्या आई 12x माइनस, क्योंकि घटाने पर है 5x माइनस 60, यानी 12 और 5 संख्या आ गई। यहाँ से देखोगे तो बेटा कॉमन आएगा x, पीछे बचेगा x प्लस 12, यहाँ देखोगे तो कॉमन क्या आया -5, तो यहाँ बेटा ये बचेगा आपके x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 5 का भाग 60 में कितनी बार गया 12 बार। कोष्टक वाली दोनों संख्या कैसे आई है सेम आई है, इनको एक बार लिखो और एक बार किसे लिखोगे x माइनस 5 को। x प्लस 12 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से क्या आएगा बेटा आपका 5, और x बराबर यहाँ से क्या आएगा -12। अब माइनस कोई लंबाई नहीं हो सकती, तो ऋणात्मक हो जाएगा अमान्य। ऋणात्मक क्या हो जाएगा अमान्य, यानी x का मान कितना आया है 5 मीटर आया है। x का मान कितना आया है 5 मीटर आया है, और 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 मीटर। तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियां, तो इस फाटक से कितनी दूरी होगी 12 मीटर, और इस फाटक से कितनी दूरी होगी 5 मीटर। बराबर दूरी लेंगे तो यहाँ पर आपके खंबा आराम से गाड़ सकते हैं। सवाल सरल है लेकिन लैंग्वेज हार्ड है, सवाल थोड़ा क्लिष्ट दे रखा है, लेकिन सवाल करने का तरीका बहुत सरल है। बड़ा सवाल देखकर आफत जाते हो सवाल कैसे होगा, लेकिन सवाल इजी है, ठीक है। ऐसा कैसा एक पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर एक सवाल है, वो आपको करना है। सवाल कौन सा है, किताब में दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 है बेटा, इसी तरह का सवाल है। कर्ण कितना है 13 है, और जो आधार है वो ऊंचाई से 7 अधिक है। आधार जो है वो ऊंचाई से कितना अधिक है 7 अधिक है। आधार जो है वो ऊंचाई से कितना अधिक है 7 अधिक है, तो ऊंचाई को x मानेंगे तो आधार क्या मानेंगे हो जाएगा x प्लस 7। तो ये का ये सवाल होगा, ऐसा कैसा होगा सेम टू सेम आंसर आने वाले। तो मैं 2 सवालों को एक साथ नहीं करवा रहा हूँ, ये सवाल करवा दिया, इसके जैसा के जैसा सवाल है ये, ठीक है, वो आपको करना है। ये का ये प्रोसेस होगा बेटा सेम टू सेम, सिर्फ संख्या अलग है सवाल अलग है। ये सवाल कह रहा है आयताकार वृत्त है, परिसीमा पर फाटक लगानी है, और ये सवाल है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है 13, और ऊंचाई जो है आधार से 7 अधिक है या 7 कम है, ठीक है। तो आपको आधार ऊंचाई याद करनी है, तो ये x हो जाएगा, ये x प्लस 7 हो जाएगा। तो ये सवाल आपको करना है। अब करते हैं हम अगला सवाल, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक छोटा सा उद्योग है जो दिन के बर्तन बनाते हैं, मान लो 10 बर्तन बनाता है, 15 बनाता है, अपने को पता नहीं है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक बर्तन की निर्माण लागत क्या होगी, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। अब बेटा ये कह रहा है कि एक नग की जो लागत है, आप जितने बर्तन बनाते हैं उसकी बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मान लो 5 बर्तन दिन के बनाते हैं, कितने बर्तन बनाते हैं 5 बर्तन बनाते हैं, तो 5 बर्तन में से 5 दिन के बनाते हैं, इसकी लागत क्या होगी, लागत जो है एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या के 2 गुना से 3 अधिक, इसका 2 गुना करो 10, 10 में कितना अधिक 3, यानी प्रत्येक नग की लागत कितनी हुई 13 रुपए। ये बेटा हमने कोई संख्या मानी है, ठीक है। मान लो एक दिन में कितने बर्तन निर्माण करते हैं 5, तो प्रत्येक नग की लागत कितनी हुई 13। अब बताओ टोटल रुपए कितने हो गए, तो 13 को 5 से क्या करोगे आप गुना करोगे, तो ये आपकी दे रखी है 90 रुपए, ये टोटल इनका गुना करके दे रखी है, हमको ये संख्या माननी है। अब इसको हम मानेंगे बेटा x, इसको क्या मानेंगे हम x, इसका 2 गुना कितना आया था 10, तो इसका 2 गुना क्या होगा 2x प्लस कितना अधिक है 3, ये हो जाएगा प्रत्येक उस दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत ये हो जाएगी, और ये बर्तनों की क्या है संख्या, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे अपने पास 90 आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे अपने पास 90 आ जाएंगे। चलो मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या क्या मान ली हमने x मान ली, ठीक है, बर्तनों की संख्या x मान ली,
प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत जो हो जाएगी बेटा 2x + 3 हो जाएगी, 2x + 3 हो जाएगी। अब प्रश्न अनुसार अब ये कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए लागत कितनी थी, 90 रुपए। अब एक बर्तनों की संख्या कितनी है, x, और एक नग की लागत कितनी है, इतनी है। तो टोटल इन दोनों का गुणा करेंगे, टोटल रुपए आ जाएंगे। तो इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा। x गुणा 2x + 3 बराबर कितना दे रखा है बेटा, 90 दे रखा है। x को 2x से गुणा किया 2x², x को 3 से गुणा किया 3x, और 90 प्लस के इधर आए तो माइनस के। गुणा करने पर बेटा आ जाएंगे 180, और घटाने पर है आपके 3। ऐसी कौन से दो अंक है जिनका गुणा करें तो 180, घटाएं तो 3। तो आप संख्या देखोगे 15 × 12, क्या देखोगे 15 × 12, मतलब 15 में से 12 गए 3, और 15 × 12 कितने हो जाएंगे 180। 2x² का 2x² प्लस 3 की जगह मैं लिख दूंगा एक बार 15x, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ एक बार लिख देंगे 12x, माइनस कितना है 90। यहाँ से देखोगे बेटा कॉमन सिर्फ x आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है कि x कॉमन आ रहा है, ठीक है। पीछे बचेगा 2x + 15, और यहाँ से देखोगे तो कॉमन आ रहा है बेटा 6, क्योंकि 12 का भाग 90 में नहीं जाता है, 6 कॉमन आएगा, ठीक है। 6 कॉमन आया, पीछे बचा बेटा 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 का भाग 15 में 90 में कितनी बार गया 15 बार। तो एक बार तो आप इसको लिख दो 2x + 15, और एक बार आप लिख दो x - 6, x - 6 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा बेटा 6, यानी 6 रुपए। बर्तनों की संख्या कितनी है 6 रुपए। एक बर्तन की लागत कितनी है, बर्तनों की संख्या 6 है, तो एक नग की लागत कितनी होगी, तो 2 × 6 + 3, तो 2 तिया कितने, 6 दूनी कितने हो गए 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, यानी एक बर्तन की लागत कितनी है 15। टोटल बर्तन कितने बन रहे हैं 6, तो 15 छंग कितने हुए 90 रुपए हुए कि नहीं हुए, ये दिन की लागत हो गई। और यहां से देखोगे तो 2x + 15 बराबर 0, प्लस के 15 उधर गए तो माइनस के, और गुणे की संख्या भाग में, ये आ जाएगा बेटा ऋणात्मक अमान्य आपका, ये क्या आ जाएगा ऋणात्मक अमान्य आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल है। अब अंतिम सवाल बचा हुआ है, उसको ले रहे हैं एक बार, उसके बाद आपके प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। और एक सवाल मैं आपको दूंगा जो आपको करना पड़ेगा, वो इस सवाल के बाद मैं सवाल करूंगा, उसके बाद दूंगा, वो आपको करना है। दो क्रमागत धनात्मक गुणांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है बेटा। दो क्रमागत का मतलब हुआ लगातार। एक सवाल ऐसा एक और है, ध्यान रखना। सवाल है दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना है 306। तो बेटा एक हो जाएगी, क्रमागत का मतलब हुआ लगातार, क्रमागत का मतलब क्या हुआ लगातार। 1 10 तो दूसरी 11, 1 10 तो दूसरी 11। अगर मान लो इसको x मानता हूं तो बेटा ये क्या होगी x + 1 होगी। अब प्रश्न है कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो एक x तो दूसरी क्या हुई x + 3, इन दोनों का गुणा करोगे बराबर कितना लिखना है 306। और एक इस प्रकार का सवाल है कि दो क्रमागत धनात्मक गुणांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। तो मानना पहली संख्या x, पहली संख्या क्या होगी बेटा x, और दूसरी संख्या क्या होगी बेटा y के x + 1 क्या होगी x + 1 होगी, क्योंकि क्रमागत का मतलब हुआ लगातार, एक 7 दूसरी 8, तो एक x दूसरी x + 1। अब प्रश्न अनुसार इन संख्याओं के वर्गों का योग, इसका वर्ग करेंगे और इसका भी क्या करेंगे वर्ग करेंगे, और इनका योग कितना आ रहा है 365। कितना आ रहा है 365 आ रहा है। चलो x² यहाँ लगेगी बेटा सर्वसमी का, आपको पहले करना है इसका स्क्वायर, फिर करना है दो को दोनों से गुणा, तो कितना आएगा 2x, और फिर एक का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1, और 365 को इधर लाओगे तो 365 हो जाएंगे माइनस के, इसके हो जाएंगे x² क्या हो गया प्लस क्या है, और एक को इसमें से घटाओगे तो 364 बराबर क्या है 0। आप देखोगे तीनों में 2 का भाग जा रहा है, इसमें गया एक बार, इसमें गया एक बार, इसमें गया 182 बार। अब संख्या है घटाने पर 1 और गुणा करने पर 182, गुणा करने पर 182 और घटाने पर 1। तो ऐसी संख्या बेटा आपके पास है 14 × 13 और 14 - 13।
चलो मान लगाते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस, एक बार तो लिखना आपको 13x प्लस माइनस माइनस, एक बार लिखना 13x, बड़ी संख्या आगे छोटी संख्या पीछे, माइनस 182 का 182। चलो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बेटा, इन दोनों में से कॉमन क्या आया, x पीछे बचा x प्लस 14, यहाँ क्या है माइनस, दोनों में 13 का भाग जा रहा है, दोनों में किसका भाग जा रहा है 13 बार, पीछे क्या बचा x माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 13 का भाग इसमें कितनी बार गया, यानी x प्लस 14 और x माइनस 13। चलो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर क्या लिखेंगे 0, तो प्लस के 14 उधर गए तो माइनस के 14 और प्लस माइनस के 13 उधर गए तो प्लस के, बेटा ऋणात्मक अमान्य हो जाएगा, ऋणात्मक अमान्य हो जाएगा, लेकिन ऋणात्मक अमान्य क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसने संख्या बोली, धनात्मक गुणांक बोला है, इसीलिए यहाँ ऋणात्मक क्या हो जाएगा अमान्य, इसने कहा धनात्मक चाहिए हमें, तो ऋणात्मक क्या हो गया अमान्य। x का मान कितना आया 13, x का मान कितना आया, मतलब पहली संख्या कौन सी है 13, दूसरी 13 प्लस 1 कितनी होगी 14, तो ये आपका आंसर है। अब एक आपको सवाल मैंने कहा था कि मैं सवाल दूंगा, ठीक है, आपके 4.3 का सवाल है, नई किताब के अनुसार क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर है, ठीक है, ये सवाल आपको करना है, ध्यान रखना है, सवाल को समझ के करना है, परीक्षा में आ सकता है। और आपके चौथी प्रश्नावली कंप्लीट होती है, मैंने बहुत कम सवाल करवाए, लेकिन इनमें से आपको 100% सवाल दिखने वाला है, या तो अथवा के ऊपर या अथवा के नीचे, हो सकता है दोनों ही दिख जाए, वो आपकी किस्मत है, एक तो जरूर दिखेगा। इन सवालों को मिला के जाओ और 4 नंबर पक्के करो।